हेलो एवरीवन, स्वागत आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का फोर्थ फंक्शन डायरेक्टिंग। हमारी जो पिछली वीडियोस है इसके अंदर हमने किया था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। Fourth function of management was directing. J.L. Massey directing concerns the total manner in which a manager influences the action of subordinates. It is the final actions of a manager in getting others to act after all preparation having been completed. जे.एल. मैसी ने क्या बोला है कि डायरेक्टिंग कंसर्न करते हैं, हम सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, सबॉर्डिनेट की जो भी चीज़ें होती हैं। जैसे हमने सबसे पहले प्लानिंग कर ली, फिर हमने चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया, फिर हमें जो लोग रिक्रूटमेंट करने थी स्टाफिंग के अंदर वो हमने रिक्रूटमेंट कर ली, जो हमें नए बंदे लेके आने थे। उसके बाद फाइनली मैनेजर डायरेक्ट करता है कि आपको क्या प्रिपरेशन करनी है जिससे आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाए, और कंप्लीट हमारा जो काम है वो अच्छे से हो जाए, उसको बोलते हैं डायरेक्टिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग: Managerial communication: a good system of communication between the supervisor and his subordinates helps to improve mutual understanding. अगर हमारी अच्छी कम्युनिकेशन है सुपरवाइजर की और सबॉर्डिनेट की तो आप अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी और आप चीज़ों को अच्छे से डायरेक्ट कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे। जैसे कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, एक अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब दोनों साइड की जो पार्टीज होती है वो इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताती हैं, दूसरी जो पार्टी होती है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताती है, तो उसको बोलते हैं हमें गुड कम्युनिकेशन। तो मैनेजरियल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा, जब सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, वो अच्छे से अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पाते होंगे, तो हम डायरेक्टिंग को क्या है इजीली वे में कर पाएंगे। Second principle was harmony of objective. Individual joins the organization to satisfy their physiological and physical needs. जो भी हमारी नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए हम कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन को जॉइन करते हैं। जैसे कि आप किस लिए कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन को, कोई भी कंपनी को किस लिए जॉइन करते हो? अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, कि आपकी जो ज़रूरतें हैं, आपकी जो फैमिली की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएँ। तो दैट्स व्हाई आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन को जॉइन करते हो। तो जो भी हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन होती है वो अपनी नीड्स को, आपकी नीड्स को सैटिस्फाई करती है। Third principle was maximum individual contributions. Organizational objectives are achieved at the optimum level when every individuals in the organization make maximum contribution toward the objective. जो ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव है वो हम इंडिविजुअली अचीव नहीं कर पाएंगे। जब सब लोग उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, सब साथ मिलके काम करेंगे, तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हम किस तरीके से अचीव करेंगे, जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल काम करे वो एक टीम के अंदर काम करें, तो ज़्यादा इजीली और ज़्यादा अच्छे से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। तो सबका कंट्रीब्यूशन होता है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जो हमारा मैनेजर है उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे नीचे काम करते हैं, उनका भी पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन होता है उस काम को पूरा करने के लिए। Fourth principle was unity of command. A subordinate should get orders and instructions from one supervisor only. देखो, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। जो सबॉर्डिनेट होता है वो सिर्फ एक ही बंदे की सुनेगा, जो उसका सुपरवाइजर होगा, जो उसका मैनेजर होगा, जो चीज़ों को मैनेज कर रहा होगा। अगर हर एक इंसान आपको इंस्ट्रक्शन आके देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसके अंदर एक बंदा आके अलग, कोई अपनी जो थिंकिंग होगी उसकी अलग होगी, दूसरा बंदा आएगा वो अपने अलग थॉट बताएगा, तीसरा आएगा वो अपने अलग थॉट बताएगा, तो आप अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके ऊपर एक ही बंदा काम कर रहा है और वो आपको बता रहा है कि आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आपको किस तरीके से काम करना है, यूनिटी ऑफ कमांड आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपका काम बहुत ही ईज़िली अच्छे वे में हो जाएगा। Fifth principle was direct supervision. Directs come from effective when there is a direct personal connect between a superiors and his subordinates. डायरेक्ट सुपरविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आपको डायरेक्टली आप किसी इंसान से कनेक्ट होते हो, कोई आपका सबॉर्डिनेट है, उनसे आप डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हो, सुपरविज़र जो आपका सुपरवाइज़र है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, तो आप अपने काम को और भी ईज़िली और भी अच्छे तरीके से कर पाओगे, क्योंकि वो आपको सीधा समझाएगा कि आपको ये काम इस तरीके से करना है। आप इस तरीके से अगर इस काम को करेंगे तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँगे। तो वो डायरेक्ट सुपरविज़न है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी काम आपको करवाना है, आपने किसी और बंदे को बताया और वो बंदा थोड़ी बहुत उसको याद रहेगी, थोड़ी बहुत वो भूल जाएगा। जब वो तीसरे बंदे तक आएगा, जो आपका सबॉर्डिनेट है उस तक आएगा, तो क्या होगा, वो 2-3 बातें तो भूल ही जाएगा। तो वो बताएगा तो वो कुछ और बता देगा। तो वो आपका काम अपने तरीके से नहीं करवा पाओगे। तो इसीलिए आपको डायरेक्ट सुपरविज़न करना चाहिए। ये नहीं बोलते कि अपना काम स्वयं करें। अगर आप किसी को कुछ भी बताना चाहते हैं तो वो खुद जाके बताएँ, डायरेक्टली सुपरवाइज़ करें उस चीज़ों को।
Sixth principle was suitable technique. The manager should ensure correct directing technique to ensure efficiency of directing. The technique should be suitable to be the supervisor and subordinate and its suitable situations. सुटेबल टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। जो डायरेक्टर होगा वो सही सुटेबल टेक्निक्स बताएगा। सुटेबल टेक्निक बताएगा कि आप इस तरीके से ये काम कर सकते हो। मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ छोटा सा। उसके अंदर क्या था कि आप सभी देखते होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो। तो उसके अंदर अभी का नया एपिसोड में मैंने देखा था कि जो तारक है वो जेठालाल की मदद करने के लिए आया हुआ है उसकी शॉप पे और वहीं पे उसका बॉस आ जाता है। तो वो क्या करता है, जेठालाल उसको बोला गया कि आप फ़ोन का जो कार में लगना हुआ चार्जर होता है वो दे दो। तो उसने बोला कि तो ₹300 का है वो और वो था ₹600 का। तो उसने क्या किया, वो 300 का दे दिया। उसने 50% डिस्काउंट के अंदर उसको दे दिया। देन वो बॉस रिटर्न दोबारा आया और उसने बोला कि मुझे एक चीज़ उसने और बोला, मुझे याद नहीं है भई आरी क्या बोला उसने। उसने बोला मुझे ये चीज़ भी चाहिए। तो वो चीज़ थी सिर्फ़ ₹1200 की। उसने बोली वो चीज़ है ₹3000 की और ₹3000 की वो बोला कि मुझे भी अब भी 50% डिस्काउंट मिलेगा। वो बोला हाँ, आपको अभी भी 50% डिस्काउंट मिलेगा और उसने वो चीज़ उसको दी ₹1500 में। तो इस चीज़ से क्या हुआ कि फिर उसने बोला कि आपने अभी वो 3 उसका जो नौकर है वो जो उसके साथ काम करता है बागा, उसने बोला कि आपने अभी ऐसा क्यों किया कि आपने 3000 की बोली तो सिर्फ़ ₹1200 की थी। बोली जो हमारा ₹300 का लॉस हुआ था, उस लॉस को हमने कवर किया है किससे? जो उसने ₹300 का लॉस वहाँ हुआ और 1200 का मैंने यहाँ यहाँ थी तो मैंने यहाँ 1500 ले लिए और 300 का लॉस मैं वहाँ से कवर कर चुका हूँ। तो हमें अपना लॉस नहीं होना चाहिए। तो वो डायरेक्टर है, वो चीज़ों को डायरेक्ट कर रहा है इसी तरीके से कि आप उन चीज़ों को एक ऐसी टेक्नीक आपको बताएगा कि आपका लॉस भी नहीं होगा और आपकी बात भी रह जाएगी। तो उसने बोला कि आपको 50% डिस्काउंट मैं अब भी दूँगा। बट उसको पता था कि ये अब भी 50% डिस्काउंट लेगा, तो उसने क्या किया, पहले ही वो 3000 की बता दी कि वो 50% डिस्काउंट करेगा तो 1500 ऑटोमैटिक हो जाएँगे। 300 वाला लॉस मेरा पहले वाला वो भी कवर हो जाएगा और अब वाला भी सही से जितना रेट है उसका उतने प्राइस में चला जाएगा। तो हमें ऐसी टेक्नीक यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारा भी कोई नुकसान ना हो और अगले वाले इंसान का भी कोई नुकसान ना हो। तो वो जो टेक्नीक है वो हमें सिर्फ़ एक डायरेक्टर बता सकता है कि जिसको अनुभवी इंसान जिसको हम बोलते हैं ना कि अगर उसको अनुभव है हर एक चीज़ का तो वो हमें और भी अच्छी चीज़ें बताएगा और भी अच्छे से डायरेक्ट करेगा और भी अच्छी-अच्छी एडवाइसेज़ हमें देगा। Comprehensions, communications of order and instructions of not sufficient. Manager should ensure that subordinates correctly understanding what they are to do and when they are to do. कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो मैनेजर होता है वो ये बताता है कि आपको क्या करना है, व्हाट दे आर टू डू, आपको क्या करना है और कब करना है, व्हेन दे आर टू डू। वो काम जो है वो कब करना है, वो सब चीज़ें बताने का काम कौन करेगा? डायरेक्टर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप बच्चे हैं, तो आपको गाइड करने के लिए कौन आपको गाइड करता है? आपको गाइड करता है आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, वही हमें डायरेक्ट करते हैं कि आपको किस वे के अंदर जाना है। तो डायरेक्टिंग क्या क्या मतलब है? मैनेजर बताएगा कि आपको किस वे के अंदर जाना है, कौन-सा सही काम है, अभी आपको क्या करना है, बाद में आपको क्या करना है। जैसे हमें अपने जो पेरेंट्स होते हैं वही बताते हैं कि आपको अभी क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और जो आपके टीचर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपको गाइड करते हैं कि आपको अभी ये करना चाहिए, आपके लिए ये सूटेबल रहेगा। तो वो सब चीज़ें बताना आपके टीचर्स और आपके उनका काम होता है। इसी तरीके से एक ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर क्या होता है, उनको डायरेक्ट करने के लिए मैनेजर होता है, वो बताता है कि आपको ये काम कब करना है और कैसे करना है। एट्थ प्रिंसिपल वो स्ट्रैटेजी यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। जो स्ट्रैटेजी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज़ की जाती है। मैनेजमेंट शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मेक यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स टू स्ट्रेंथ फॉर्मल और ऑफिशियल रिलेशनशिप। मतलब अंडरस्टैंड करते हैं हर एक चीज़ को कि इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या चाहते हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, फिर फॉर्मल जो भी उनकी रिलेशनशिप होती हैं, उनको मैनेज करते हैं। Efficient leadership. Manager should act as a leader so that they can be influence the activity of their subordinates without dissatisfaction them. लीडरशिप अच्छी होती है, जैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानोगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उनके सामने रखोगे, तो आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होगी। तो जो हमारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो आपसे कभी भी डिससेटिस्फाई नहीं होंगे, उनको डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगी क्योंकि उन्होंने आपसे बात करके ही डिसीजन लिया होगा। तो एफिशिएंट लीडरशिप होती है उसके अंदर। प्रिंसिपल्स ऑफ फॉलो थ्रू। Directing is a continuous process. Through after issuing order and instructions, a manager should find out where the subordinates are working properly and what problems they are facing.
डायरेक्टिंग जो है उसके अंदर क्या बोला गया है कि मैनेजमेंट के अंदर ये देखता है मैनेजर कि सबऑर्डिनेट क्या काम कर रहे हैं, अपना जो काम है वो प्रॉपर्ली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, क्या उनके पास प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उनको हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर देखा जाता है। डायरेक्टिंग जो होती है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, मैनेजमेंट भी कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, मैनेजमेंट भी चलती रहती है। इफेक्टिव डायरेक्टिंग प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट, हमारी जो इफेक्टिव डायरेक्टिंग होती है वो इन बेनिफिट्स को हमें प्रोवाइड करवाती है। डायरेक्टिंग इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन, जब हम जो हमारा सुपरवाइजर होगा वो सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट करेगा तो उनके अच्छे बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा बन जाएगा। ईच इंडिविजुअल्स इज this organization is related with each other. His functionings affect their his functionings affect their and his in turns affected by the others. उसकी जो फंक्शनिंग है वो दूसरों से अफेक्ट नहीं होगी, जो भी उनकी फंक्शनिंग होती है तो आपके जो है वो अच्छे से कोऑर्डिनेशन उनके साथ बन जाएगा। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट चेंजेस, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अडेप्ट इटसेल्फ टू इन्वायरमेंटल चेंजेस इन ऑर्डर बी इफेक्टिव। डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, फैसिलिटेट करती चेंजेस वही कि और कोई रूल आ गया है, रेगुलेशंस हो गई हैं और कोई आपको अच्छा और भी आपको कोई अलग आइडिया आ गया है तो उनको अडॉप्ट करते रहते हैं। इन्वायरमेंटल जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है उसी तरीके से डायरेक्टिंग भी चेंज होती रहती है। असिस्ट सुटेबिलिटी एंड ग्रुप्स, अगर हम डायरेक्टिंग के साथ काम करेंगे तो हमारा जो बिजनेस है वो सुटेबल रहेगा। इन ऑर्डर टू सुपीरियर्स एंड ग्रोज इन द लॉन्ग रन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मेंटेन बैलेंस इन द डिफरेंट पार्ट। अगर हमें अपना जो बिज़नेस है वो लंबे समय तक चलाना है तो हमें सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। हमें पहले प्लानिंग करेंगे, फिर हम उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, फिर हम स्टाफिंग करेंगे, नए-नए लोगों को रिक्रूट करेंगे, फिर हम चीज़ों को डायरेक्ट करेंगे। देन हमारा जो लास्ट फंक्शन है वो है कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट कंट्रोल सीक्स टू कंप्लाई इवेंट्स टू कन्फर्म्स टू ऑर्गेनाइजेशंस प्लान्स। बेली ई गैच ने डेफिनेशन दी है। गैच एक वो होता है सरनेम। बेली गेच ने ये बोला है कि मैनेजमेंट कंट्रोल करती है, कंप्लाई करती है, जो भी हमें इवेंट्स करने होते हैं उनको प्लान करती है सबसे पहले, फिर उनको ऑर्गेनाइज करती है, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड उनको फिर कंट्रोल करती है कि वो जो हमारे प्लान्स हैं वो अच्छे तरीके से हो जाएं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग, एश्योरेंस ऑफ करेक्ट परफॉर्मेंस एज स्पेसिफाइड बाय द प्लान, हमारे जो एश्योर करते हैं जो भी हमने प्लान बनाया है वो हमारा अच्छे से हुआ है नहीं हुआ है, करेक्ट प्लान हमारा जो हमने काम किए हैं वो हमारा अच्छे से हो पाया है नहीं हो पाया है। वेल कोऑर्डिनेट एक्शंस टू अकम्प्लिश द मिशंस विद मैक्सिमम टू ऑफ टाइम एफर्ट्स एंड एक्सपेंसिव एंड, हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा बनाता है, एक्शंस एंड अकम्प्लिश करते हैं जो भी हमारे मिशंस होते हैं उनको गोल को अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग करके, एंड मैक्सिमम ऑफ लॉसेज ड्यू बाय द इंटरफेरेंस विद द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, जो भी हमारे नुकसान होते हैं लॉसेज होते हैं उनको कम करता है। अगर हम अच्छे से प्लानिंग करके चलते हैं चीज़ों को तो हमारे जो लॉसेज होते हैं वो कम होते हैं, होते तो हैं कई बार बट वो कम होते हैं अगर हम चीज़ों को प्लान करके चलते हैं तो। कंट्रोलिंग प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ एश्योरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये बताता है कि हमें अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग, अगर हम चीज़ों को कंट्रोल करके रखेंगे। ये नहीं बोलते अगर हम पैसे को, पैसा ही लगाते हैं हम एग्जाम्पल, पैसा है, अगर हम पैसे को अच्छे से खर्च करेंगे तो हमारा पूरा महीना अच्छे से निकल जाएगा। अगर हम उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम हमारा अगर ये है कि हमने पहले पैसा जिस दिन हमें मिला उसी दिन हमने उड़ाना स्टार्ट कर दिया तो वो 10 दिन चल जाएगा, 15 दिन चल जाएगा उसके बाद। तो इसी वजह से हमें चीज़ों को कंट्रोल करके चलना चाहिए। जैसे हमारी मदर्स होती हैं वो पूरा मैनेज करके चलती हैं कि पूरा महीना हमें घर कैसे चलाना है, तो उसी तरीके से होता है कि कंट्रोल करके रखना चाहिए, तभी आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। द टास्क ऑफ कंट्रोल इज टू एंश्योर दैट plans succeed by the detecting deviations from the plans and furnished a basic for taking actions to correct potentials और actual divisions, मतलब जो भी हमारी actual divisions होती हैं उनको बताने के लिए हमें हेल्प करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शंस, कंट्रोल इज जस्टिफाइड ओनली इट इज इंडिकेट्स और experience dimensions from a plan or corrected through a appropriate planning, staffing and leading। अगर हम चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो किस तरीके से कर पाएँगे, हमारी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, हमारी स्टाफिंग अच्छी होनी चाहिए, हमें लोग अच्छे मिलने चाहिए और हम उनको लीडरशिप उसकी किस तरीके से कर रहे हैं, हम लोगों को डायरेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें अगर हमने अच्छा एक्शन ले रखा, सारी चीज़ें हमारी अच्छे से हैं, तो हम सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँगे। Principles of critical point of control. Effective control requires attention to those factors critical to appropriating a performance against an individual plan.
इसके अंदर क्या है कि क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल मतलब आप अपनी सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखें। जो भी आपकी परफॉर्मेंस है, जो भी इंडिविजुअल आपकी परफॉर्मेंस दे रहा है, उन सब चीज़ों को आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैंडर्ड, इफेक्टिव कंट्रोल रिक्वायर ऑब्जेक्टिव एक्वायर्ड एंड सुटेबल स्टैंडर्ड्स। जो भी हमारा इफेक्टिव कंट्रोल होता है, ऑब्जेक्टिव का एक्वायर करते हैं, वो सुटेबल स्टैंडर्ड्स को देखते हैं कि आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। उसी के अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को कंट्रोल करके चलेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबल ऑफ कंट्रोल, इफ controls are to remain effective, disputes, failure, or unforeseen change of plans flexible is required in their decisions. प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबल ऑफ कंट्रोल के अंदर क्या बताया गया है कि इफेक्टिव डिस्प्यूट, कई बार हम चीज़ों को करने में फेलियर भी हो जाते हैं, हमारी चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाती, हम प्लानिंग भी अच्छी करते हैं, ऑर्गेनाइज भी अच्छी करते हैं, बट हमारी चीज़ें फिर भी अच्छे से नहीं हो पाती हैं। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई, वो हमारे हाथ में नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आपने कहीं बाहर कोई इवेंट रखा है और बारिश आ गई, अचानक से मौसम ख़राब हो गया, तब भी आप उस इवेंट को नहीं कर पाएँगे। तो कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, जैसे कि डेथ, मौसम का चेंज होना, एनवायरमेंटल चेंजेस। तो उसी वजह से जो हमारी प्लानिंग होती है फ्लेक्सिबल होती है। हम आगे के लिए प्लान कर तो लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कोई इमरजेंसी ऐसी आ गई कि आपका एक्सीडेंट होगा, किसी का एक्सीडेंट होगा, आपको पैसे देने पड़ गए, आप जो काम करने जा रहे थे वो नहीं हो पाया आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली। तो हमारे प्लान जो होते हैं वो चेंज भी हो जाते हैं, कई बार फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि। Six was the expansion principle. This principle suggests that the manager should concerns on significant dimensions, both positive और negative form plans. इसके अंदर क्या है कि जो मैनेजर है वो दोनों चीज़ें देख के चलता है कि पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि अगर आपने कोई बाहर इवेंट रखा है तो मैनेजर दोनों चीज़ें सोचेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश आ गई, रेन हो गई, तो आप क्या करेंगे? तो वो अंदर भी प्लानिंग रखेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो जाता है तो अंदर जो होल है उसके अंदर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी वे में कर पाएँगे। तो वो उसको पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ इससे पहले, इस पॉइंट से पहले कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी भी एफडी करवाने जाते हैं, तो अभी फॉर एग्जांपल आप एफडी करवाने गए हैं, तो आपको पहले ये पूछा जाएगा कि आपका नॉमिनी कौन होगा। अगर आप मर गए तो आपका नॉमिनी कौन होगा, इस एफडी को कौन लेगा? तो वो चीज़ क्या है, उन्होंने एफडी की वो पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे भी आपको बता दिया कि आप मर भी सकते हैं। हो सकता है ना? तो उसका नॉमिनी पहले ही चुन लिया जाता है कि आपका नॉमिनी अगर नहीं रहे हैं, तो आपका नॉमिनी ये होगा। तो वही चीज़ें हैं जो मैनेजर है वो दोनों चीज़ें सोच के चलता है, पॉज़िटिव भी, नेगेटिव भी। अगर ऐसा हो गया तो ये काम ये हो सकता है। उसी तरीके से है 7th पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्सपेंशंस ऑफ प्लान रिसेट्स इन द मैनेजर चार्ज्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लान इन्वॉल्व्ड। प्राइमरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, जो भी प्लान मैनेजर ने बनाए हैं उनकी परफॉर्मेंस देखेगा, वो प्लान अच्छे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूचर्स डायरेक्टिव कंट्रोल, कंट्रोल लाइक प्लानिंग शुड ideally be forwards looking because to times lags in the systems of information feedback। इसके अंदर क्या है, कंट्रोलिंग प्लानिंग के साथ होती है। आप चीज़ों को कंट्रोल भी प्लानिंग के साथ ही करोगे। आपकी प्लानिंग अच्छी है तो उसी के साथ आप उसको कंट्रोल कर पाएँगे। क्योंकि टाइम लैग्स जो होते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन फीडबैक आपको अच्छे से नहीं मिल पाती कि आपको फीडबैक क्या है, क्या आपकी चीज़ों में कमी रह पा रही है, क्या कमियाँ हो रही हैं, तो वो सब चीज़ें उसके अंदर देखी जाती हैं फ्यूचर के अंदर कि आपकी क्या कमियाँ हैं, उनको हम सुधार के आगे लेके आएँ। प्रिंसिपल्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल, control technique and approach are efficient if they defect and implements the nature and causes of deficiency for plan with a maximum of cost or other ensured consequences। कंट्रोल टेक्निक और जो अप्रोचेज़ होती हैं वो एफिशिएंट होती हैं, वो हमारे काम को और भी अच्छे से कर पाती हैं। उनका नेचर में क्या होता है कि वो हमारे जो प्लान्स होते हैं उनको एफिशिएंट वे में और इफ़ेक्टिव तरीके से हमारे काम को फुलफ़िल कर पाती हैं, उनके काम को अच्छे से कर पाती हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल टेक्निक शुड बी टेल टोल्ड to the personality and orientations of manager. At least they should be intellectual to be them and within their powers of understanding। इसके अंदर क्या है कि कंट्रोलिंग एक अच्छी चीज़ होती है, बट उनके साथ पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। आप जो चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं वो अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको कंट्रोलिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। आप उनको कंट्रोल तभी कर पाएंगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आप चीज़ों को समझ पाएंगे तो ठीक है, वो सोचेंगे कि ठीक है हम कंट्रोलिंग के साथ जो भी आपको काम करवाना है वो हम अच्छे से कर पाएँगे।
इसी के साथ जो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग, ये हम कवर करेंगे। और वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मुझे आपको एक बात कहनी है, आपसे एक बात करनी भी है। उसमें क्या है कि कल भी मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि आप मुझे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए, आप मुझे पीडीएफ मेल कर दीजिए, पीडीएफ मेल कर दीजिए। और कुछ दिन पहले भी पीडीएफ वाला मेल मेरे पास पहले भी आया हुआ था कि आप मुझे पीडीएफ मेल कर दीजिए, और मैसेज आया हुआ था, कमेंट आया हुआ था। और एक दो पॉइंट्स और भी आए हुए थे कि भाई आप हमें नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए या फिर आप मेल कर दीजिए। तो अभी ये लगा लो, मैंने कम से कम अपनी जो हमारा चैनल है उसके ऊपर 15 सब्जेक्ट में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। अब 15 सब्जेक्ट के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर 4-4 5-5 यूनिट्स हैं। और जो जिनके अंदर यूनिट्स नहीं हैं उनके अंदर चैप्टर्स भी 12-12 13-13 चैप्टर्स हैं। तो मैं हर चैप्टर्स की या हर चीज़ों की नोट्स आपको मेल नहीं कर पाऊँगी, आपको पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करवा पाऊँगी। आप इस बात को मेरी को समझना, ऐसा नहीं है, आप नेगेटिव वे में मत लेके जाना, क्योंकि मैं कैसे करवाऊँ? अभी बताओ, कम से कम हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सब चाहेंगे कि हाँ, मैं सबके पास मेल करूँ। अब मैं हर एक इंसान के पास हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअली नोट्स किस तरीके से प्रोवाइड करवा पाऊँगी, आप खुद बताइए। अब मुझे नोट्स बनाने भी होते हैं, मुझे हर दिन की एक नई वीडियो भी चाहिए होती है, हर दिन एक नया कंटेंट भी चाहिए होता है, मुझे सब्जेक्ट्स भी स्टडी करने होते हैं और मुझे खुद के भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो मैं अब उसके साथ-साथ, मैं ऐसा नहीं है मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती हूँ, मैं हमेशा, आप कोई भी कमेंट करते हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है, आप बहुत सी केस स्टडीज़ मेरे पास सेंड करते हो, तो मैं उनका रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। हो सकता है 2-3 घंटे बाद दूँ, हो सकता है 1 दिन बाद भी दूँ, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं 2 मिनट में भी दे दूँ। तो लेकिन अभी मैं आप लोगों के लिए ही फ्री तो नहीं बैठी रहती ना, मुझे बहुत से काम होते हैं। तो दैट्स व्हाई प्लीज़ मेरी इस बात को अंडरस्टैंड करना कि मैं हर एक इंसान को, हर एक बंदे को पीडीएफ मेल नहीं कर सकती हूँ मेरे नोट्स की। तो प्लीज़ जो आपको वीडियोस दिखती हैं, आप खुद थोड़ी-सी मेहनत आप खुद भी करें, थोड़े से नोट्स आप खुद भी बना लें। आप मेरे नोट्स को देख के उनका स्क्रीनशॉट लेके फिर आप नोट्स बना लें, या फिर आप वीडियो के साथ-साथ थोड़े-थोड़े नोट्स बना सकते हो साथ में। और वीडियोस तो आपके पास अवेलेबल हैं ही, आपको मैं अवेलेबल करवाती ही रहूँगी। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए कोऑपरेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।